जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे और आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए भी 100% मेहनत कर रहे होंगे दोस्तों। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। दोस्तों इस इससे पहले जो मैंने लेक्चर 3 में मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था। गुलाम वंश के बारे में थोड़ा दोस्तों पढ़ाया था। उसमें दोस्तों मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया था आपको। किस तरीके से दोस्तों इसने शासन किया, क्या-क्या निर्माण किया और दोस्तों इस तरीके से इसका जो शासन चला था 1206 से लेकर 1210 तक चला था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका पुत्र जो था आरम शाह। दोस्तों आरम शाह का जो शासन चला था वो सिर्फ 8 महीने चला था, 1210 से लेकर दोस्तों 1211। इसके बाद दोस्तों जब आरम शाह को इल्तुतमिश जब जुड़ के युद्ध में हरा देता है, तो उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों इसका जो शासन चला था 1211 से लेकर 1236 तक। तो दोस्तों मैंने इल्तुतमिश के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से इसने तुर्क-ए-चगलगान की स्थापना की। किस तरीके से दोस्तों अ, किस तरीके से दोस्तों इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। दोस्तों तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा दोस्तों इसने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। दोस्तों इल्तुतमिश ने ही दोस्तों अब इल्तुतमिश का मकबरा यानी कि खुद का मकबरा दोस्तों इसने दिल्ली में बनवाया था और दोस्तों इसी ने इल्तुतमिश ने अपना कुतुब मीनार का जो 2 और 3 और 4 मंजिल बनवाया था दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इसकी इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जब इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो दोस्तों शासन में आता है, वो दोस्तों इल्तुतमिश का दोस्तों पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसका शासन दोस्तों 1236 से 1236 में ही एंड हो जाता है। दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों इसका जो रुकनुद्दीन फिरोज का शासन जो चला था दोस्तों, ओनली 7 महीने चला था। दोस्तों कितने महीने चला था? 7 महीने। दोस्तों इसकी माँ की बात करते हैं, इसकी माँ का नाम दोस्तों शातुरखान था, जो कि दोस्तों विधवा थी और चरित्रहीन भी थी। दोस्तों विधवा इसलिए थी क्योंकि दोस्तों 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 1236 में दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इसलिए यह विधवा हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इनके पिता जो थे इल्तुतमिश थे। दोस्तों इल्तुतमिश का यह सेकंड पुत्र था। दोस्तों इसका जो बड़ा पुत्र था वो महमूद था, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में आपको बता दिया था। जिसकी याद में इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का दोस्तों मकबरा बनवाया था। दोस्तों रुकनुद्दीन जो फिरोज था यह एक अयोग्य शासक था। दोस्तों यह दिल्ली में शासन करने योग्य नहीं था और दोस्तों यह साथ में आलसी भी बहुत था। दोस्तों इसका जो शासन था वो 7 महीने का था। दोस्तों जब बात करते हैं दोस्तों इल्तुतमिश जो था, दोस्तों इल्तुतमिश के 3 पुत्र थे। एक तो बड़ा जो पुत्र था दोस्तों वो महमूद था और दूसरा जो पुत्र था दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज था। दोस्तों तीसरा जो पुत्र इसका था वो दोस्तों बहरम शाह था। दोस्तों इल्तुतमिश कभी नहीं चाहता था कि इसके तीनों पुत्र में से कोई दिल्ली का शासक बने। दोस्तों इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम दोस्तों रजिया सुल्तान था। दोस्तों इल्तुतमिश हमेशा से चाहता था कि इसकी पुत्री ही दिल्ली की शासक बने। तो दोस्तों 1236 से लेकर 1240 तक दोस्तों रजिया सुल्तान ने शासन किया था दिल्ली पर। दोस्तों बात करते हैं रजिया सुल्तान की। दोस्तों यह तुर्क इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो जिसने दिल्ली पर शासन किया था। दोस्तों दिल्ली पर शासन किया था। दोस्तों इल्तुतमिश की यह बेटी थी। दोस्तों जो 40 सरदार थे, 40 सरदारों का जो गठन किया गया था दोस्तों, जो कि इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली पर किसी भी महिला का शासन
शासन हो। दोस्तों तो रज़िया सुल्तान की बात जब करते हैं तो रज़िया सुल्तान के पीछे दोस्तों षड्यंत्र रचने लगा था। दोस्तों रज़िया सुल्तान को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगा था। दोस्तों जो षड्यंत्र रच रहा था, जो षड्यंत्र का जो नेता था दोस्तों, वो एतकीन था, जिसे दोस्तों अमीर हाजिब भी कहा जाता था। दोस्तों एतकीन कोई और नहीं था, यह 40 सरदारों में से एक ही था। जो दोस्तों 40 सरदार थे, उनमें से दोस्तों एक ये एतकीन था। दोस्तों जो रज़िया सुल्तान का पहला विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, वो लाहौर और मुल्तान में हुआ था, जिसका दोस्तों नेतृत्व जो कर रहा था कबीर खां कर रहा था। दोस्तों लाहौर मुल्तान में कबीर खान ने विद्रोह किया था रज़िया सुल्तान के प्रति। दोस्तों इस विद्रोह को रज़िया सुल्तान ने दबा दिया था। दोस्तों जब रज़िया सुल्तान लाहौर और मुल्तान से जीत कर दोस्तों जब अ, एक जगह है दोस्तों पंजाब, पंजाब में दोस्तों जब दोस्तों रज़िया सुल्तान लाहौर और मुल्तान को जीत गई थी, उसके बाद दोस्तों पंजाब में जब रज़िया सुल्तान जाती है, दोस्तों पंजाब में तवर हिंद जगह बठिंडा, वहाँ पर जब रज़िया सुल्तान जाती है तो दोस्तों इसका जो दूसरा विद्रोह वो हुआ था अल्तुनिया से हुआ था। दोस्तों यहाँ पर अल्तुनिया इसको बंदी बना लेता है। दोस्तों इसी इसी अल्तुनिया के विद्रोह में ही दोस्तों इसका एक गुलाम था रज़िया सुल्तान का, जिसका नाम था दोस्तों याकूत। दोस्तों बात करते हैं रज़िया सुल्तान का एक गुलाम था याकूत। इसको दोस्तों अल्तुनिया के विद्रोह में ही यह मारा जाता है और रज़िया सुल्तान को इसमें बंदी बना बना लिया जाता है। दोस्तों इसी अल्तुनिया के विद्रोह में ही रज़िया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह भी कर लेती है। दोस्तों ये नेक्स्ट आप पॉइंट पढ़ते हैं। दोस्तों रज़िया रज़िया सुल्तान जो थी वो कुल्हा और चोगा पहनकर अपने दरबार में आती थी। दोस्तों कुल्हा और चोगा एक तरीके से टोपी, और आज के टाइम पर दोस्तों कह सकते हैं एक टोपी हुआ करती थी और ब्लेजर। दोस्तों जब बात करते हैं इसका जो गुलाम था वो याकूत था, जिसको दोस्तों अमीर आखुर नियुक्त किया गया था। अमीर आखुर दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था, जो एक घोड़े घोड़े अस्तबल का प्रमुख होता है। घोड़े अस्तबल का दोस्तों प्रमुख होता है। दोस्तों आपको मैंने बता दिया था कि याकूत की जो मृत्यु हुई थी वो अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया था। दोस्तों जब अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था, जब दोस्तों इसी अल्तुनिया के विद्रोह में ही रज़िया सुल्तान को बंदी बनाया जाता है, जो कि दोस्तों तवर हिंद बठिंडा पंजाब में हुआ था। दोस्तों जब मैंने आपको बताया है कि अल्तुनिया से जब रज़िया सुल्तान ने विवाह कर लिया था, जब दोस्तों ये दोनों विवाह करने के बाद जब दोस्तों ये दिल्ली आ रहे थे, तो दोस्तों दिल्ली में जो 40 सरदार रहते थे, 40 सरदार दोस्तों जो थे, दोस्तों 40 नहीं थे, 39 या 39 थे, क्योंकि एक 40वां दोस्तों ये अल्तुनिया भी था। दोस्तों अल्तुनिया भी इन्हीं सरदारों में से एक था। दोस्तों जब रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया जब दोस्तों दिल्ली आ रहे थे, तो ये 39 सरदारों ने अपनी सेना को दिल्ली के बाहर लगा दिया था, बाहर खड़ा कर दिया था रज़िया सुल्तान को और अल्तुनिया को मारने के लिए। जब दोस्तों ये दिल्ली के पास जब पहुँचे तो इन 39 सरदारों की सेना ने इनको भगा दिया था। अल्तुनिया को और दोस्तों रज़िया सुल्तान को भगा दिया था। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब दोस्तों रज़िया सुल्तान जब वो भाग भाग गई थी, तो दोस्तों यह एक पेड़ के नीचे इसने विश्राम किया था। दोस्तों एक पेड़ के नीचे इसने विश्राम किया था। उस पेड़ के नीचे दोस्तों जब यह सो रही थी, दोस्तों जब यह उस पेड़ के नीचे सो रही थी, तो दोस्तों इसके ऊपर कैथल जगह कैथल जगह थी दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया था। उस दोस्तों हमले में रज़िया सुल्तान मारी जाती है और दोस्तों रज़िया सुल्तान ही अल्तुनिया को ले डूबी और अल्तुनिया भी मारा जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों रज़िया सुल्तान जो थी, उसकी मृत्यु दोस्तों 13 अक्टूबर 1240 कैथल में हुई थी।
दोस्तों एक इतिहासकार बहुत बड़े इतिहासकार रह चुके हैं, जो कि दोस्तों इल्तुतमिश के दरबारी कवि भी थे, जिनका नाम दोस्तों मिन्हाज उस सिराज है। मिन्हाज उस सिराज। दोस्तों इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी तबकात नासिरी में दोस्तों इन्होंने वर्णन किया है कि रजिया सुल्तान अगर महिला नहीं होती, अगर यह दोस्तों पुरुष होता तो दिल्ली का सबसे बड़ा शासक होता। दोस्तों पूरे इतिहास में सबसे बड़ा जो शासक होता वो दोस्तों रजिया सुल्तान होता, अगर यह पुरुष होता तो। दोस्तों सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि रजिया सुल्तान एक महिला थी। दोस्तों महिला होने की वजह से ही रजिया सुल्तान सही से शासन नहीं कर पाई थी दिल्ली में। इस तरीके से दोस्तों यह मारी गई थी। दोस्तों जब 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद शासन जो करता है दोस्तों बहरम शाह। बहरम शाह का शासन दोस्तों 1240 से 42 में रहता है। दोस्तों बहरम शाह जो था यह भी इल्तुतमिश का पुत्र था। यह भी दोस्तों इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया का भाई था। दोस्तों इसने अपने जो नायब या मुमलिकात यानी कि जो दोस्तों नायब मुमलिकात दोस्तों एक तरीका का प्रधानमंत्री होता है, उस समय का दोस्तों प्रधानमंत्री था। यानी कि दोस्तों राजा से नीचे वाला पद नायब मुमलिकात था। जो दोस्तों नायब मुमलिकात जो था वो एतगीन को नियुक्त किया गया था, जो कि दोस्तों 40 सरदारों में से एक था। दोस्तों जब ये एतगीन को नायब मुमलिकात जब बनाया गया था तो दोस्तों यह जब दोस्तों यह बाहर निकलता था तो दोस्तों यह अपने बहुत बड़े काफिले के साथ बाहर निकलता था। दोस्तों इतना बड़ा काफिला रहता था कि दोस्तों बहरम शाह जो राजा था दिल्ली का, वो भी नहीं इतना बड़ा काफिला ले जा सकता था। इसकी वजह से दोस्तों बहरम शाह को इससे ईर्ष्या हुई एतगीन से, इसलिए दोस्तों बहरम शाह ने एतगीन की हत्या करवा दी। दोस्तों बहरम शाह के ही समय पर अ, तैयर नेतृत्व कर रहा था मंगोलों में। तो तैयर के नेतृत्व में दोस्तों मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया। दोस्तों इससे पहले मंगोलों ने जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश ने बचा लिया था। लेकिन दोस्तों बहरम शाह के नेतृत्व में यह मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। तो दोस्तों जो आक्रमण हुआ था वो लाहौर में हुआ था। दोस्तों मंगोलों ने लाहौर को बहुत लूटा था। दोस्तों उस समय पर लाहौर का जो शासक था वो तुर्क सूबेदार करकस था। कौन था दोस्तों? तुर्क सूबेदार करकस था, जो कि दोस्तों भाग गया था लाहौर को छोड़ के। दोस्तों तुर्क सूबेदार करकस जो वहाँ पर लाहौर में शासन कर रहा था वो दोस्तों लाहौर को छोड़कर भाग गया था। उसके बाद दोस्तों मसूद शाह शासन में आते हैं। जब इससे पहले दोस्तों जो बहरम शाह की मृत्यु हुई थी, दोस्तों बहरम शाह को जो 40 सरदार थे इन्होंने ही बहरम शाह को दोस्तों मरवा दिया था, उसकी हत्या करवा दी थी। जो दोस्तों हत्या करवाई थी वो 1242 में हत्या करवाई थी। बहरम शाह की दोस्तों कब हत्या कराई थी? 1242 में हत्या कराई थी। जब दोस्तों तो बहरम शाह की मृत्यु हो जाती है 1242 में, तो दोस्तों मसूद शाह को दिल्ली का शासक बनाया जाता है, जो कि दोस्तों 1242 से 1246 तक शासन करता है। दोस्तों मसूद शाह जो था वो रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया था इल्तुतमिश के 3 पुत्र थे। उसमें से दोस्तों सबसे बड़ा पुत्र जो था वो महमूद था, और दूसरा जो पुत्र था दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज था, और तीसरा दोस्तों उसका बहरम शाह था। दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज और बहरम शाह था, तो इसी रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र दोस्तों मसूद शाह था। दोस्तों मसूद शाह को दिल्ली पर बैठाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान था वो किसलू खां का था। दोस्तों किसलू खां जो था वो दोस्तों 40 सरदारों में से एक एक सरदार था, जो दोस्तों जिसे शमसी कुलीन कहते हैं। दोस्तों किसलू खान था वो शमसी कुलीन था, यानी कि 40 सरदारों में से एक कुलीन था। तो दोस्तों मसूद शाह के बाद 1242 से 1246 तक इसका शासन रहता है। दोस्तों इसके बाद नसरुद्दीन महमूद शासन में आते हैं।
इसके बाद दोस्तों नसरुद्दीन महमूद का जो शासन रहता है वो 1246 से 1266 तक रहता है। दोस्तों नसरुद्दीन महमूद जो था वो दोस्तों इल्तुतमिश का पोता था। दोस्तों इल्तुतमिश का पोता था, यानी कि दोस्तों नसरुद्दीन महमूद जो था वो महमूद का बेटा था। इल्तुतमिश के दोस्तों मैंने 3 बेटे बताए थे, सबसे बड़ा वाला ये जो बेटा है महमूद था। इसी के ही नाम पर दोस्तों इसके पोते का नाम नसरुद्दीन महमूद रखा गया था। 1246 से 1266 में इसने दोस्तों अपना शासन संभाला था। दोस्तों नसरुद्दीन महमूद को दोस्तों सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं। दोस्तों इसको औरंगजेब इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों औरंगजेब को हम मुगल शासन में पढ़ेंगे तो औरंगजेब दोस्तों यह हिंदू कट्टर तो था, लेकिन यह अपने पर्सनल खर्चे नहीं करता था। जो दोस्तों इसके जो पर्सनल खर्चे होते थे वो नहीं करता था। इसलिए दोस्तों ये नसरुद्दीन महमूद जो है वो भी अपने पर्सनल खर्चे नहीं करता है। जैसे दोस्तों ये अपना टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। नसरुद्दीन महमूद दोस्तों अपने पर्सनल खर्चे नहीं करता था, इसलिए इसकी तुलना औरंगजेब से दोस्तों की है। दोस्तों नसरुद्दीन महमूद ने अपना जो नायब मुमलिकात जो बनाया था, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री जो बनाया था वो दोस्तों बलबन को बनाया था। दोस्तों बलबन बलबन जो था दोस्तों इसको ये भी दोस्तों ये दोस्तों बलबन जो था इसको दोस्तों इल्तुतमिश खरीद कर लाया था। दोस्तों इल्तुतमिश का यह गुलाम था। दोस्तों बाद में बलबन क्या करता है, दोस्तों बलबन अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन महमूद से करा देता है, जो कि महमूद का फिर बलबन दामाद हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक तो बलबन के पास ये नायब मुमलिकत यानी कि सबसे बड़ा पद है, ऊपर से दोस्तों यह महमूद का दामाद भी हो गया। सॉरी दोस्तों, बलबन जो है बलबन का जो दामाद हो जाता है दोस्तों वो महमूद हो जाता है। तो दोस्तों इसके पास उस टाइम पे सबसे बड़ी शक्ति हो जाती है। एक तो दोस्तों ये इसका दामाद भी हो जाता है महमूद, और दोस्तों और यह एक प्रधानमंत्री भी होता है। तो दोस्तों यह दो इसके पास बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों इतिहासकार कहते हैं कि बलबन ने दोस्तों नसरुद्दीन महमूद को कुछ इतिहासकार दोस्तों कहते हैं कि महमूद को दोस्तों बलबन ने जहर देकर मार डाला था, और कुछ इतिहासकारों का मानना है दोस्तों नसरुद्दीन महमूद अपनी स्वाभाविक मौत मारा गया था। इस तरीके से दोस्तों जब नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाती है तो इस तरीके से दोस्तों शमसी वंश का खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों जो प्रथम एलवरी वंश जो था उसका खात्मा हो जाता है। प्रथम एलवरी वंश में दोस्तों हमने आपका इल्तुतमिश को पढ़ा था। इल्तुतमिश दोस्तों एलवरी वंश से था। तो इल्तुतमिश का दोस्तों मैंने आपको बताया 1211 से लेकर 1266 तक इसका शासन रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों प्रथम एलवरी वंश खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जो शासन में आता है वो बलबन आता है। बलबन दोस्तों अपने आप को जो दोस्तों इल्तुतमिश जिस एलवरी वंश का था वो इस उस एलवरी वंश का बलबन अपने आप को खुद को नहीं मानता था दोस्तों। हालांकि बलबन भी एलवरी वंश का था, पर दोस्तों यह दूसरे एलवरी वंश का मानता था खुद को। तो दोस्तों जब बलबन का शासन 1266 से 1287 तक होता है तो दोस्तों इस शासन काल को द्वितीय एलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों द्वितीय एलवरी वंश की इसको शुरुआत माना जाता है क्योंकि बलबन दोस्तों अपने आप को दूसरा एलवरी वंश का मानता था, ना कि दोस्तों इल्तुतमिश के एलवरी वंश को मानता था। दोस्तों बात जब करते हैं सबसे पहले कुतुबी वंश चला था, जिसमें कुतुबी वंश से ताल्लुक रखते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दोस्तों शासन किया था 1210 से लेकर 11 तक। फिर दोस्तों इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों फर्स्ट जो एलवरी वंश स्टार्ट होता है, वहाँ से जो ताल्लुक रखते हैं दोस्तों इल्तुतमिश रखते हैं, जिन्होंने दोस्तों 1211 से लेकर 1266 तक शासन किया था। 1266 में जब दोस्तों नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों बलबन बलबन आते हैं शासन में। तो वहाँ से दोस्तों बलबन का शासनकाल स्टार्ट होता है, इसलिए दोस्तों उसके नाम से बलबनी वंश कहलाता है। दोस्तों बलबन के नाम से ही इसको बलबनी वंश कहते हैं। जब दोस्तों बलबन जो था उसका जो पूरा नाम था दोस्तों गयासुद्दीन बलबन था। क्या नाम था दोस्तों?
गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों यह इल्तुतमिश का गुलाम था। दोस्तों इसको बलबन को दोस्तों बलबन एक गुलाम था जो कि इल्तुतमिश का था। दोस्तों बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। दोस्तों कहा जाता है कि बलबन जो था 3.5 फुट का था दोस्तों। कितने का फुट का था दोस्तों ये? 3.5 फुट का था दोस्तों। दोस्तों यह गुलाम जो था वो है दोस्तों आपका, जैसे कि घोड़ा हो गया, कोई छोटे छोटे जो काम होते थे उनको साफ सफाई करने के काम में इसको इल्तुतमिश लाया था, जो कि दोस्तों बाद में बलबन बहुत बड़ा शासक भी बना। दोस्तों इसका जो वास्तविक नाम था वो बाहुद्दीन था। क्या नाम था दोस्तों इसका? बाहुद्दीन। इसको दोस्तों जो उपाधि दी गई थी वो उल्लू खां की उपाधि दी गई थी। दोस्तों जो उल्लू खां की उपाधि जो दी थी दोस्तों, वो दोस्तों महमूद ने दी थी, जो कि महमूद जो था दोस्तों इसका दामाद था। नसरुद्दीन महमूद ने इसको दोस्तों यह वो उपाधि दी थी, जो कि दोस्तों उल्लू खां यानी कि बलबन का दामाद था। दोस्तों इसको जिले इलाही भी कहा जाता था। बलबन ने दोस्तों खुद को जिले ए इलाही के नाम से भी पहचान करवाई दोस्तों। दोस्तों जिले ए इलाही का जो मतलब होता है वो ईश्वर की छाया होता है। दोस्तों ये बलबन अपने आप को ईश्वर की छाया कह के कहता था कि दोस्तों मैं ही खुद ईश्वर की छाया हूँ। मेरे सिवा मेरे अलावा यहाँ पर कोई है नहीं, किसी का शासन नहीं। दोस्तों इस यह जो बलबन को जो पद दिए गए थे, सबसे पहले दोस्तों इसको अमीर शिकार बना था सबसे पहले दोस्तों, जो कि दोस्तों बहराम बहराम के समय पर बना था। दोस्तों मैंने आपको बताया था यह इल्तुतमिश का बेटा था। उसके बाद अ, दोस्तों इसको अमीर आखूर की उपाधि दी गई थी। अमीर आखूर दोस्तों आपका ये मसूद शाह के समय पर इसको बनाया गया था। दोस्तों मैंने बताया कि अमीर आखूर क्या होता है कि एक घोड़े अस्तबल का प्रमुख। कौन होता है दोस्तों? घोड़े घोड़े अस्तबल का प्रमुख। दोस्तों बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। और वो दोस्तों जो लोहा एवं रक्त की नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। दोस्तों कहा जाता है कि दिल्ली के क्षेत्र में मेवाती आते थे और बहुत सारा यहाँ से चोरी और डकैती करके यहाँ से लूट कर मेवात में यानी राजस्थान में अपने वापस हो जाते थे। तो दोस्तों बलबन ने अपने अफगानी सेना को आदेश दिया था कि इन मेवातियों को पूरा जड़ से ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों इसने बहुत 2-3 महीने तक इनको मेवातियों को मारा था। बहुत तलवारें चलाई गई थी, इसलिए दोस्तों इसने लोह का यूज़ किया, इसलिए लौह बोलते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ पर बहुत रक्तपात हुआ था, इसलिए दोस्तों यहाँ रक्त नीति अपनाई, इसलिए दोस्तों यहाँ कहते हैं लौह एवं रक्त नीति। दोस्तों इसने क्या किया था, इसने तुर्क चैलगानी का भी अंत कर दिया था। दोस्तों तुर्क चैलगानी जो कि इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें दोस्तों 40 सरदार रहते थे। दोस्तों इसने नहीं कहा था कि मुझे कोई 40 सरदारों की ज़रूरत है, इसने दोस्तों तुर्क चैलगानी ही ख़त्म कर दी। दोस्तों जिसमें से एक सबसे सबसे जैसे कि जो सूबेदार थे, एक बदायूं में रहते थे। इस और दोस्तों और एक जो थे अवध में, उनका नाम हैवत खां था, वो भी रहते थे। एक खुद ये और दोस्तों इन इन इनका इनका इन दोनों का उसने मरवा दिया था दोस्तों। फिर दोस्तों इस तरीके से उसने हर चैलगानी का अंत ही कर दिया था बलबन ने। दोस्तों बलबन ने सिजदा सिजदा यानी कि झुकना और पाबोस चूमना और नौरोज यानी कि नवरोज उत्सव शुरू किए। मतलब दोस्तों जब बलबन आता था दरबार में तो कहता था कि मुझको सब सिजदा करो यानी कि मेरे सामने सब झुको, और जब मैं दरबार में आऊँ तो मेरे पैर सब चूमो। और दोस्तों नौरोज यानी कि नवरोज जो पारसियों का त्योहार होता है, इसको दोस्तों इसने शुरू किया था। दोस्तों कहा जाता है कि ये पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत सल्तनत पर लागू हुई थी। दोस्तों क्योंकि यह जो त्योहार है पारसियों का है नवरोज, तो यह दोस्तों मुस्लिम होते नहीं हैं,
ये पारसी दोस्तों ईरान में रहते थे। दोस्तों ये पारसी जो होते हैं वो गैर इस्लामिक होते हैं दोस्तों, जैसे कि जो मुस्लिम ना हो। तो इसलिए दोस्तों ये पहली बार गैर इस्लामिक उत्सव दिल्ली में लागू किया गया था दोस्तों। और इसने पारसी पद्धति में दरबार का गठन भी किया था। और दोस्तों इसने ही बलबन ने सैनिकों के लिए नगद वेतन की शुरुआत की थी। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था किसने बनवाई थी, व्यवस्था की थी? वो दोस्तों आपके बलबन ने की थी। दोस्तों नगद नगद वेतन की मतलब दोस्तों जो एकता व्यवस्था थी, एकता व्यवस्था में दोस्तों वेतन की जगह पर दोस्तों जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। तो दोस्तों इसके टाइम पर जो जो दोस्तों इसके टाइम पर जो भी सैनिक थे वो रिटायर होकर अपने घर पर जो थे, उनसे क्या किया था दोस्तों, इसने जमीन के टुकड़े ले लिए थे और उनको नगद वेतन दे दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत लोगों ने उस टाइम पर इसका विरोध किया था, तो इसको दोस्तों इसने हटवा दिया था। दोस्तों इस तरीके से इसने दो विभागों के विभाग बनाए थे, जिसमें से पहला विभाग दोस्तों था बरीद ममालिक था, जिसे गुप्तचर विभाग भी कहते थे दोस्तों। दोस्तों दूसरा जो था दीवान ए अर्ज बोलते थे, यह दोस्तों मिलिट्री विभाग था, सैन्य विभाग था। पहला दोस्तों बरीद ममालिक और दूसरा दीवान ए अर्ज। दोस्तों इसने बलबन ने ही न्याय विभाग की व्यवस्था की थी। दोस्तों न्याय विभाग जो बनवाया था वो बलबन ने ही स्थापना की थी। आज आज आप सब जानते हो जस्टिस कितना इम्पोर्टेंट है। तो यह जो इस शुरुआत जिसने की थी दोस्तों, वो बलबन ने ही शुरुआत की थी। दोस्तों बलबन के समय में ही 1279 में और 1285 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर इस वाली सन में दोस्तों 1279 में दोस्तों इस टाइम पर बलबन बीमार पड़ गया था, बहुत बहुत ज़्यादा दोस्तों बीमार पड़ गया था। दोस्तों 1289 में ही बंगाल में विद्रोह, एक तुगरिल खां के नाम का जो व्यक्ति था उसने बंगाल में विद्रोह कर दिया था। दोस्तों इसको दबाने के लिए इस टाइम पर दोस्तों बलबन बीमार था। तो दोस्तों इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले आपके जो बलबन था उसने अमीन खां को भेजा था। किसको भेजा था दोस्तों? अमीन खां। कहाँ गए थे दोस्तों? जो बंगाल का एरिया है दोस्तों वहाँ पर इस विद्रोह को रोकने गए थे। लेकिन दोस्तों अमीन खां को इसमें हार मिली थी, इसलिए दोस्तों वापस दिल्ली में आए। तो दोस्तों इनको अमीन खां को बलबन ने इनका सिर कटवा दिया था। तो दोस्तों जब दूसरी बार फिर इनको इनको जब ये जीत नहीं पाए तो दोस्तों इनका सिर कटवा दिया था बलबन ने। फिर दोस्तों दूसरी बार जिसको भेजा वो दोस्तों उनका नाम था तिरमत खां। क्या नाम था दोस्तों? तिरमत खां। दोस्तों तिरमत खां से भी दोस्तों बलबन ने कहा था कि अगर तुम भी हार कर आओगे तो तुमको भी मार दिया जाएगा। दोस्तों यह जब बंगाल में जाते हैं तो दोस्तों इनको भी हार का सामना करना पड़ता है। यह भी वापस जब आ जाते हैं तो दोस्तों इनका भी सिर सिर काट दिया जाता है। दोस्तों इसी तरीके से थर्ड बार में जब दोस्तों आपका ये बलबन बीमार बीमार था, उस टाइम पर दोस्तों ये खुद गया बलबन। दोस्तों जब बलबन गया था तो बलबन ने दोस्तों इसको बहुत बुरी तरीका से मारा था, बहुत बुरी तरीका से मौत इसको दी थी। ये मान लो दोस्तों, कहा जाता इतिहासकार कहते हैं कि इसकी शरीर की जो त्वचा है उसको पूरा दोस्तों दोस्तों उतरवा लिया था, इतनी बुरी तरीका से मौत दी थी। तो दोस्तों ये सब जो मौत इतनी बुरी तरीका से मौत मारी थी, यह सब देख इसका जो देख रहा था वो इसका पुत्र था जिसका नाम था बुगरा खां। दोस्तों यह सब जो जिसने देखा था वो बुगरा खां ने देखा था। तो बलबन ने दोस्तों इससे भी कहा था अगर तुम भी गद्दी चाहोगे तो तुम्हारी भी यही हालत की जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये डर गया, बुगरा खां इसका पुत्र था। तो इसका जो पुत्र था बुगरा खां जो बलबन का पुत्र था, तो दोस्तों यह शासन में नहीं आया था। दोस्तों जब बलबन की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो बलबन का जो पुत्र था बुगरा खां का जो पुत्र था दोस्तों कैकूबाद। तो दोस्तों यह कैकूबाद दिल्ली का शासक बनता है, जो कि दोस्तों बलबन का पोता होता है। दोस्तों कैकूबाद ने ही किलो खरी का किला बनवाया था। जब दोस्तों किलो खरी जो आपका किला है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है। दोस्तों इस तरीके से जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है वो दोस्तों कैमूर्स बनता है।
दोस्तों जिसको समुद्दीन शमसुद्दीन दुत्ती बोलते हैं। दोस्तों यह गुलाम वंश का अंतिम शासक रहा था। दोस्तों इस तरीके से गुलाम वंश में 11 शासक रहे थे, तो उसमें से सबसे अंतिम जो था आपका कैमूर्स दोस्तों यह शासक दिल्ली का बना था। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, इसका नाम है दोस्तों कैमूर्स। दोस्तों इस तरीके से आपको मैंने इस दूसरे पार्ट में लेक्चर 4th में दोस्तों आपको मैंने गुलाम वंश एंड करवा दिया, गुलाम वंश कंप्लीट पढ़वा दिया। इसमें दोस्तों हमने 1206 से लेकर 1290 तक हमने इसमें पढ़ा। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने दोस्तों आपको सब पढ़ाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों इसको शेयर भी करें। दोस्तों अगले पार्ट में जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो खिलजी वंश रहेगा, जिसमें दोस्तों हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने ग्रुपों में भेजें। दोस्तों आज के लिए अपना इतना ही दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।